ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ कॉमनर एंड डाइन लाइक अ बेगर। ये कोट वर्ल्ड वाइड सबके डाइट का फॉर्मूला बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, हमें ये कोट किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने नहीं बल्कि सीरियल ब्रांड ग्रेप नट्स के मैन्युफैक्चरर जनरल फूड्स नाम की एक कंपनी ने बताया है। लेकिन क्यों कोई भी कंपनी कोई भी डिसीजन क्यों लेती है? 2 syllables 1 word, प्रॉफिट। ग्रेप नट्स ने अपने ब्रेकफास्ट सीरियल के सेल्स बढ़ाने के लिए 1944 में एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू किया था, जिसमें हर ग्रोसरी स्टोर्स अपने कस्टमर्स को पैम्पलेट ऑफर कर रहे थे एंड रिटन ऑन इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्केटिंग कैंपेन्स ऑफ ऑल टाइम। ईट अ गुड ब्रेकफास्ट, डू अ बेटर जॉब। इस कैंपेन ने लोगों की साइकी में उतरकर ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस को बिल्ड किया। इस कैंपेन से हुआ ये कि सीरियल के सेल्स आसमान छू बैठे और आज तक हम ब्रेकफास्ट को हमारे पूरे डाइट में VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इस पूरी कहानी का तात्पर्य ये है, यानी कि इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये आता है that we live in a world created by marketing companies। यकीन नहीं हो रहा? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ बिग वन। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। What feels illegal but is not? आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो, but I have my answer prepared। It feels illegal to see someone not using a diamond ring to propose to their significant other। लेकिन ये रिंग पर डायमंड चिपकाने का क्रेज लोगों को लगा ही क्यों? एंड इज डायमंड रियली वर्थ इट और जस्ट अनदर स्पेल बाय मार्केटिंग एजेंसीज? लेट्स फाइंड दैट आउट। सबसे पहले ये समझो, डायमंड्स बनते हैं कार्बन से, लेकिन उसमें क्या खास बात है? पेंसिल में यूज होने वाला ग्रेफाइट भी तो कार्बन से बना होता है। इनफैक्ट 18.5% ह्यूमन बॉडी भी कार्बन से ही बनी है। तो डायमंड में ऐसा क्या है? अपना कार्बन कार्बन और इसका कार्बन डायमंड क्यों? वेल दैट्स बिकॉज अ डायमंड इज अ चंक ऑफ कोल दैट डिड वेल अंडर प्रेशर। जस्ट किडिंग। और एम आई? देखो, आज जितने भी नेचुरली अकरिंग डायमंड्स इस अर्थ पर मिल रहे हैं, सब करीब 300 करोड़ साल पहले अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर अंदर 1050 से 1200 डिग्री सेल्सियस और 45 से 55 किलोबार जितने प्रेशर के अंडर फॉर्म हुए थे। इस लेवल का प्रेशर एक्चुअल में कितना होता है, ये जानने के लिए जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी टो पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 80 हाथी खड़े हैं। 80 एलिफेंट्स माय फ्रेंड। यप, That's the amount of pressure that goes into the formation of a diamond। फॉर्म हुए डायमंड्स वॉल्केनोज जैसे मैग्मा इरप्शंस के जरिए सरफेस तक का सफर तय करते हैं। सबसे पहले ये डायमंड्स सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट और ब्राजील के रिवर बेड्स में मिलना शुरू हुए। इस दौरान ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ डायमंड्स एक्चुअल में रेयर थे, इतने रेयर कि रॉयल किंग्स और क्वींस और नोबल फैमिलीज के अलावा डायमंड्स को छूना तक किसी के नसीब में नहीं होता था। लेकिन 1870s में एकदम से वक्त बदल गया। अब तक डायमंड्स रेयर इसीलिए थे क्योंकि उन्हें खोज निकालना मुश्किल था, पर साउथ अफ्रीका के ऑरेंज रिवर के पास डायमंड्स टन्स में मिलने लग गए। दिस स्पार्कली डिस्कवरी वाज नॉट सो स्पार्कली फॉर ऑल द बिजनेसमैन हु हैड हाई होप्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट्स इन दिस साउथ अफ्रीकन माइंस। सिंपल सी बात है, जब भी किसी प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम होने लग जाती है और साथ में प्रॉफिट भी। डायमंड्स की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी, उस पर सिर्फ एक फैक्टर की वजह से महंगे प्राइस टैग्स लगे थे, स्कैरसिटी। सारे इन्वेस्टर्स इस बात से कंसर्न थे कि अगर साउथ अफ्रीका में और माइंस डेवलप होने लग गई तो जो कीमती डायमंड्स जो सिर्फ राजा महाराजा के क्राउन में स्टडेड दिखाई देते थे, उन्हीं डायमंड्स का नेकलेस बनाना कॉमन मैन के लिए इजी और अफोर्डेबल हो जाएगा। बट टुडे इज द प्रूफ दैट इट डिड नॉट हैपन। डायमंड्स डिड नॉट लूज देयर वैल्यू। बाय द वे, डू यू नो द रीसेल वैल्यू ऑफ डायमंड्स सिर्फ 50 to 70% होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डायमंड 1 लाख में खरीदा था तो जब आप उसे बेचने जाओगे यू विल गेट बैक अराउंड 50 to 70,000 रुपीज ओनली। और ये पता होने के बाद भी लोग इतने महंगे डायमंड्स खुशी खुशी खरीद लेते हैं। इनफैक्ट ये डायमंड्स पे लगे हाई प्राइस टैग्स ही इनके डिमांड में राइज लाता है। ऐसा बहुत कम कमोडिटीज के साथ होता है एंड डायमंड इज वन ऑफ देम। दीज माई फ्रेंड आर कॉल्ड वेबलन गुड्स। ये वेबलन गुड्स सप्लाई एंड डिमांड के लॉ फॉलो नहीं करते। वेल्थ, एफ्लुएंस और सक्सेस को सिंबलाइज करने वाले इन गुड्स की हायर प्राइस ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। एनीथिंग दैट इज एक्सक्लूसिव, एक्सपेंसिव, रेयर एंड प्रीमियम इज अ वेबलन गुड। लेकिन डायमंड्स को वेबलन कमोडिटी में कन्वर्ट करने की शुरुआत हुई इनसे। साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में जाने माने अब्यूजर, इंपीरियलिस्ट और ब्रिटिश राज के वर्ल्ड डोमिनेंस के सपने को पूरा करने वाले एक वायलेंट वेपन
सिसिल रोड्स। टू बी बॉर्न इंग्लिश इज टू विन फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी ऑफ लाइफ। उनके इस कोट से ये पता चलता है कि वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में कितना पैशनेटली विश्वास रखते थे। उन्होंने शुरुआत की साउथ अफ्रीका में हो रहे माइनिंग एक्टिविटीज में माइनर्स को वाटर पंप्स प्रोवाइड करके, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन डायमंड फील्ड्स को खरीदना शुरू कर दिया। 1880 में उन्होंने फेलो एंटरप्रेन्योर बानी बनाटो से उनके डायमंड माइनिंग फील्ड्स के क्लेम्स खरीदकर डी बियर्स माइनिंग कंपनी एस्टैब्लिश की। अब देखो, डायमंड माइंस की एक टेंडेंसी होती है, छोटे माइनिंग कंपनीज और बड़े माइनिंग कंपनीज के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश रहता है। दोनों अपने अपने बेनिफिट्स के लिए एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एज अ होल ऑपरेट करते हैं। डी बियर्स शुरुआत से ही एक बड़ा नाम था और आने वाले सालों में ये नाम साउथ अफ्रीका में मौजूद सारे डायमंड माइंस का रिमोट कंट्रोल बन गया। 1888 में डी बियर्स कंसोलिडेटेड माइंस लिमिटेड के साथ साथ डायमंड डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में एक मोनोपोली क्रिएट हो गई। साउथ अफ्रीका के बाहर जाने वाले हर छोटे बड़े डायमंड को डी बियर्स कंट्रोल कर रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे डी बियर्स के डायमंड सप्लाई को कंट्रोल करने की पावर पूरे वर्ल्ड में फैलने लगी। डी बियर्स अब सिर्फ एक डायमंड माइनिंग कंपनी नहीं बल्कि हिस्टोरिकली वेल नोन कार्टेल बन गई थी। लेकिन एक सेकेंड, कार्टेल क्या होता है? इमेजिन कीजिए कि शांताराम, सीताराम और बाबूराम तीनों खुद से आम बेचते हैं। वो अपने प्राइसेस बेहतर करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं मिल पाता। एक दिन तीनों मिलकर सोचते हैं कि आपस में कम्पीट करने से बेहतर क्यों ना हम एक साथ मिलकर आम के प्राइसेस फिक्स करना शुरू करें और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। हियर व्हाट दे आर डूइंग इज फॉर्मिंग अ कार्टेल। डीबीएस के साथ हाथ मिलाकर कार्टेल अरेंजमेंट एस्टैब्लिश करने वाली कंपनीज, इनका मकसद सिर्फ एक ही था, सप्लाई को कंट्रोल करके डायमंड्स की स्कैरसिटी को कंसिस्टेंटली बनाए रखना और हाई प्राइसेस से प्रॉफिट कमाना। 1929 से 1939 का पीरियड, जो द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से पॉपुलर हुआ, सबसे बुरा इकोनॉमिक डाउनटर्न माना जाता है। ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे थे सिवाय एक के, डायमंड्स। Diamonds were the only ones to swim against the current of a vulnerable economy. लेकिन ऐसा हुआ क्यों? Well, 1902 में डीबीएस के फाउंडर सिसिल रोड्स की डेथ हो चुकी थी और डायमंड प्रोडक्शन कंपनी एंग्लो अमेरिकन कॉर्पोरेशन के ओनर अर्नेस्ट ओपनहाइमर की नजर डीबीएस पर आकर रुकी। उन्होंने अपने पैसों के दम पर डीबीएस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनने की कोशिश की। देखते ही देखते 1927 में फाइनली उनको बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। ओपनहाइमर ने डीबीएस के जरिए डायरेक्टली सेलर्स और बायर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। ये करने से सेलर्स के पास डायमंड्स खरीदने का सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन था, डीबीएस। लेकिन लेट 1930s के ग्रेट डिप्रेशन की वजह से डीबीएस को पहली बार लॉस क्या होता है ये देखने मिल रहा था। बट द ग्रेट डिप्रेशन वॉज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ डीबीएस डायमंड मोनोपोली, एटलीस्ट नॉट अंडर द वॉच ऑफ ओपनहाइमर। 1938 में अर्नेस्ट ओपनहाइमर के 29 साल के बेटे हेनरिक की मुलाकात हुई NW एयर नाम की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट से। डीबीएस फ्यूचर वॉज गोइंग टू बी ब्राइटर देन एवर आफ्टर दिस। थैंक्स टू द ग्रेट डिप्रेशन, जब डाइनिंग टेबल पर फैमिली के लिए 2 टाइम का खाना परोसना मुश्किल हो, ऐसे समय में डायमंड्स कोई क्यों खरीदेगा? सो अमिडस्ट ऑल दिस, द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज डीबीएस लास्ट होप। अमेरिका में डायमंड्स की और साथ ही डीबीएस की नई इमेज बनाने की जरूरत थी एंड NW's गेम प्लान वॉज गोइंग टू सर्व दिस एग्जैक्ट पर्पस। उन्होंने डायमंड्स को एक ऐसे एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया जिसके तरफ हर इंसान सेंसिटिव होता है, द एलिमेंट ऑफ लव एंड रोमांस। इस कैंपेन के लिए स्टडी करते वक्त उन्हें पता चला कि एंगेजमेंट रिंग्स के 90% सेल्स के पीछे यंग मैन का हाथ होता है। Considering this, it was a good idea to reintroduce diamonds as a gift of love. लेकिन ये आइडिया मैन और वुमेन की साइकी में इनकलकेट करना was no less than a challenge. But thanks to the new media, ये काम भी आसान हो गया। एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू मैन को ये कन्विंस किया गया कि डायमंड रिंग ही एक जरिया है जिससे लव एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स, साइज मैटर्स। द बिगर द डायमंड, द लाउडर द एक्सप्रेशन ऑफ लव and the more convincing it would be. Movie stars were used as a tool to promote the sparkly diamonds. News stories डिटेल में ये बताने लग गए कि किस सेलिब्रिटी ने किसको कितने बड़े डायमंड की एंगेजमेंट रिंग दी। फैशन डिजाइनर्स अपने नए कलेक्शन में डायमंड्स को प्रेफर करने लगे और रेडियो शोज भी इस ट्रेंड को प्रमोट करने लग गए। इतना ही नहीं, डीबीएस के इस कैंपेन के लिए NW एयर ने ब्रिटिश रॉयल फैमिली को भी प्रमोशन के लिए यूज किया, जिसके लिए खुद क्वीन एलिजाबेथ साउथ अफ्रीकन डायमंड माइंस को विजिट करने गई एंड शी आल्सो एक्सेप्टेड अ डायमंड फ्रॉम ओपनहाइमर एज अ गिफ्ट।
इस सब के अलावा एयर ने मैगजीन्स में भी आई कैची एडवर्टाइजमेंट्स प्रिंट करवाई थी, जिसमें पिकासो, डाली, डूफी और डेरान जैसे हिस्टोरिकली फेमस आर्टिस्ट के पेंटिंग यूज किए गए थे टू कन्वे द मैसेज दैट अ डायमंड इज नो लेस देन दिस मास्टरपीसेस एंड दैट इट विल स्टे अ मास्टरपीस फॉरएवर लाइक दिस पेंटिंग्स। इस कैंपेन की वजह से 1941 तक डायमंड्स के सेल्स 55% से इंक्रीज हो गए। और ये तो होना ही था, लोग उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे जिन्हें पूरा देश अपना आइडल मानता था। टू हैव समथिंग दैट दे हैड was a dream come true। और इस पूरे कैंपेन को एक और रिवॉल्यूशनरी टर्न तब मिला जब 1947 में एयर के एक कॉपीराइटर को ऐसा स्लोगन सूझा जो रीसेंट टाइम्स तक डीबीएस के लेगेसी को रिप्रेजेंट करते आ रहा है, अ डायमंड इज फॉरएवर। ये क्रिएटिव स्लोगन सिर्फ डायमंड्स और रोमांस के इटर्निटी को सिग्निफाई नहीं कर रहा था, इट वाज अ सब्लिमिनल ट्रिक टू कन्विंस पीपल नॉट टू सेल देयर डायमंड्स एंड होल्ड ऑन टू देम फॉरएवर। आप ही सोचो ना, अगर डायमंड को रीसेल किया जाता तो लोगों के सामने उसकी असली वैल्यू सामने आ जाती। दैट राइट देयर वाज हिस्ट्रीज शाइनिएस्ट कैम। इतना ही नहीं, ये कैंपेन एक रूल में बदल गया था जहां डीबीएस के एड कॉपी को फॉलो करते हुए लोग एंगेजमेंट रिंग्स पर अपने 2 महीने की सैलरी स्पेंड करने लग गए। डायमंड खरीदने का भी एक तरीका होता है जिसमें क्लैरिटी, कलर, कट और कैरेट वेट को कंसिडर किया जाता है। De Beers used this 4 C's in its favor to promote the premium quality of its diamonds। और 20 साल बाद 1950s में पूरे अमेरिकन साइकी में ये इनकलकेट हो गया था कि डायमंड रिंग्स एंगेजमेंट से सिनोनिमस है। सो नाउ इट वाज टाइम टू टेक दिस आउट ऑफ अमेरिका टू द लैंड्स ऑफ जापान, ब्राजील एंड जर्मनी। जरा सोचो, जापान में तो लव मैरिजेस ट्रेडिशन का हिस्सा भी नहीं थे, उनके मैरिजेस शिंतो लॉ के हिसाब से हुआ करते थे। लेकिन इस मार्केट की साइकी को पेनिट्रेट करने का भी एक प्लान एयर के पास था। उन्होंने जापानीज ट्रेडिशन को मॉडर्न वेस्टर्न वैल्यूज से डिफाई करने की कोशिश की एंड गेस व्हाट, दे सक्सीडेड। एड्स में हमेशा एक वाइट एक्ट्रेस को साइकिलिंग, यॉटिंग, बाइसिकलिंग जैसी एक्टिविटीज में इंडल्ज दिखाया जाता था। दिस वाज अ मैसेज दैट इट वाज टाइम टू गिव द ओल्ड ट्रेडिशंस अ ब्रेक एंड एक्सेप्ट द मॉडर्न वैल्यूज ऑफ द वेस्ट। ये कैंपेन इतना सक्सेसफुल रहा कि 1980s तक 60% जापानीज ब्राइड्स डायमंड्स पहनने लग गई थी। और इतना ही नहीं, यूएस के बाद जापान ही इन डायमंड्स का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बन गया था। लेकिन डीबीएस की इस जर्नी के बीच 1960s में रशिया से एक ऑब्स्टेकल आकर खड़ा था। 1950s में साइबेरिया के पास भी डायमंड माइंस डिस्कवर हुई थी। ये डीबीएस की मोनोपोली को डिसरप्ट करने वाला एक बहुत बड़ा थ्रेट था। टू टैकल दिस, दे बॉट एवरी स्पार्कली डायमंड दैट केम आउट ऑफ द माइंस ऑफ साइबेरिया। हाँ, साइबेरिया से आ रहे डायमंड्स साइज में थोड़े छोटे थे, लेकिन डीबीएस ने उनका इस्तेमाल अपने इटर्निटी रिंग्स में कर दिया। बट दिस वर्ल्ड ऑफ डायमंड्स वाज नॉट सो स्पार्कली इन द अर्ली 1990s। साउथ अफ्रीकन स्टेट एंगोला के रिबेल ग्रुप ने डायमंड सेल से $3.7 बिलियन जितना फंड रेज किया। दिस वाज टू फंड अ वॉर दैट किल्ड एस्टिमेटेड 5 लाख एंगोलन्स। इस न्यूज ने डीबीएस के रेपुटेशन पर सवाल जरूर उठाया, लेकिन डीबीएस के सेल्स यूएस में अभी भी स्टेबल थे। अर्ली 2000s में डीबीएस की इस मोनोपोली को डिसरप्ट करने वाली काफी सारी इंसिडेंट्स हुई। उनके कार्टेल्स और प्राइस फिक्सिंग का सच धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा था। इस सब की वजह से डीबीएस का मार्केट शेयर नीचे चला गया, लेकिन डायमंड्स की प्राइस कम नहीं हुई। और इनफैक्ट वेबलन इफेक्ट की वजह से उस हाई प्राइस ने और डिमांड क्रिएट की। दूसरी तरफ दुनिया भर में नए डायमंड माइंस डिस्कवर होते जा रहे थे। दिस मेंट डीबीएस लॉस ऑफ सप्लाई चेन। But the real hit was lab-grown diamonds. In artificially prepared diamonds के रिस्पॉन्स में Real is Rare नाम की कैंपेन डीबीएस ने स्टार्ट तो की, लेकिन किसी से लड़ने से बेहतर उनसे हाथ मिलाओ, ये जैसे डीबीएस का सक्सेस फॉर्मूला बन गया था। They came up with their own set of lab-grown diamonds. But here was the trick. उन्होंने इन डायमंड्स को पर्पसफुली बहुत कम दाम पर बेचना शुरू किया ताकि रियल डायमंड्स की वैल्यू फिर से री इन्वेंट हो सके। आज डीबीएस मार्केट का टॉप प्लेयर नहीं रहा, लेकिन इस वीडियो के एंड तक हमने ये जरूर देखा कि कैसे डीबीएस ने सिर्फ सप्लाई को नहीं बल्कि डायमंड्स के डिमांड को भी मैनिपुलेट किया। डायमंड्स आर स्टिल एसोसिएटेड विथ रोमांस एंड लव, जस्ट एज ब्रेकफास्ट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हिस्ट्री के इस शाइनीएस्ट प्रोपेगेंडा के बारे में क्या लगता है। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन बिलो। My name is Jay Desai. I'll see you in the next video.